समय से किस समय तक होता है? जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त सूर्य घंटा, सूर्य जब उगता है, सूर्योदय जब होता है उससे 1.5 घंटा पहले, तो इसका 1.5 मतलब घंटा। ऐसे ही, हाँ 1.5 घंटा पहले, इसका मतलब 4:30 के आसपास कह लो, तो 4:30 के आसपास तो हम लोग 3 से 3:30 उठ जाते हैं, उसके बाद स्नान वगैरह करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा माला जप करते हैं, और फिर मंदिर में जाके मंगल आरती करते हैं। मंदिर में भगवान का जैसे उठाया जाता है, भगवान को, विग्रह को उठाया जाता है, तो फिर मंगल आरती गाते हैं सभी के सब भक्त मिलकर। जैसे यहाँ बहुत अच्छा जो मंगल आरती होता है, जैसे बोलते हैं विभावरी से स आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठा जीव, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीव, नरसिंह बामन श्री मधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन श्याम, पूतना घातन कैटव सातन, जय दशरथी राम। ऐसे करते करते, है ना, ऐसे भगवान के जो डिफरेंट डिफरेंट इनकारनेशंस हुए हैं भगवान के, इन सब का वर्णन, इन सब का हम लोग गाते हैं भगवान को, कि भगवान ऐसे ऐसे हैं, ये काम करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग गाते हैं, ये सब करते हैं। और उसके बाद जब मंगल आरती होने के बाद फिर हम लोग ये जो माला है, ये माला को पूरा करते हैं। 2 घंटे हम लोग को इस माला 16 माला करने के लिए चाहिए, जिसमें हम लोग एकांत में मतलब सभी लोग मिलकर, और फिर ये हरे कृष्णा महामंत्र इस तरह से बोलते हैं कि जितना हमें सुनाई दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक मंत्र हुआ पूरा। इस मंत्र को स्पष्ट रूप से बोलना है और सुनना है। नहीं, इंपॉर्टेंट यही है, सुनना है। ये नहीं कि आप अन्य मनस्क होकर बोल रहे हैं। आप अगर कोई वक्त ऐसा अन्य मनस्क हो गया, तो आप कोशिश कीजिए दोबारा उसको काउंट नहीं कीजिए और उसको दोबारा बोलिए। तो ऐसा करते करते ये जो 108 का हमारा एक जप करने का बीड होता है, तुलसी माला के ऊपर हम लोग जप करते हैं, तो ये 108 माला आप करते हैं, और उसको करने My rental house was vacant for 2 months, and my neighbor's house got rented out on no broker in 2 days. साक्षात करके इनके बारे में पता करेंगे, और कैसे इन्होंने ये जर्नी स्टार्ट करी, और कैसे यहाँ पर भगवान कृष्ण की सेवा में आए, और वो सब हम इनसे बारी बारी करके बातचीत करेंगे। तो आप शुरू में, हरे कृष्णा प्रभु, अब हम शुरुआत करते हैं। आप अपनी शुरू की जर्नी से बताइए। जब आप पहले वहां पे बिहार में जब स्टार्ट करते थे, पढ़ते थे, तो वहां से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। देन वी विल स्टार्ट विद द अदर, मतलब जो हमारा इंजीनियरिंग का है, देन जॉब का है, शादी का है, उसके बाद धीरे से स्टार्ट करेंगे। तो आप, आई एम ओवर टू यू श्री कृष्ण जोधदास जी। जी हाँ, मेरा जन्म जो है बिहार में, मतलब हम लोग बिहार से हैं जन्म, और माता पिता हैं बिहार से ही, मगर कभी बंगाल में चले गए थे, बंगाल से टच था उनको, तो हैं बिहार के, मिथिला के ब्राह्मण हैं हम लोग। तो घर में हम लोग, हमारी ज्यादातर जो स्टार्टिंग की एजुकेशन है बहुत इनिशियली बिहार से हुई, लेकिन उसके बाद पिताजी एमटेक पीएचडी करने के लिए रुड़की आ गए थे। रुड़की उस वक्त उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, जो कि अभी उत्तराखंड में चला गया है। तो वहां पर इनिशियली हम लोगों की परीक्षा, जितनी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई। उत्तर प्रदेश बोर्ड से ही मैंने 10th किया, और 12th भी वहीं से करा, और उसके बाद इंजीनियरिंग भी हम लोग ने उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद से किया। तो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सब कुछ ज्यादातर पार्ट उत्तर प्रदेश से ही हुई। उत्तर प्रदेश बोर्ड से मैं पढ़ा लिखा हूँ। और फिर उसके बाद जब हम लोग इंजीनियरिंग में आ गए, तब हम आपके साथ, दीपक जी के साथ हम लोग पढ़े थे, और उस वक्त इंजीनियरिंग में चयन होना, वो भी जैसे आजकल भी बहुत टफ है, उस वक्त भी टफ हुआ करता था। मगर शायद कुछ अच्छी कृपा रही होगी, जो हम लोगों ने कर पाए। और उसके बाद इंजीनियरिंग में अच्छी खासी ब्रांच भी मिल गई, कंप्यूटर साइंस, जो उस वक्त बहुत कम लोग जानते थे कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच, मगर काफी उस वक्त तो क्रेज था, लोग ले रहे थे, मगर फिर भी वो मिलने का चांस नहीं था हमारे रैंक पर, मगर मिल गया। और फिर
4 साल इलाहाबाद के इंजीनियरिंग, मोतीलाल प्रभु नेहरू जी आप थोड़ा सा नेहरू। कैमरे में साफ थोड़ा सा आइए, सामने देखिए, हाँ हाँ। एकदम सामने से। अ, अब आप सामने देखे के बात करिए, थोड़ा सा हम लोगों को देखने को मिले। हाँ जी हाँ। अब जी। तो 4 साल जो है मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, वो एक टर्निंग पॉइंट एक तरह से था कि उसमें हम लोग इतना ज्यादा भौतिकता की तरफ घुस गए थे उस 4 साल में। ऐसी ऐसी चीजें जो कि कभी हम लोगों ने सुनी भी नहीं थी पूरे, क्योंकि मनुष्य जीवन है तो ये सारे जो हैं ये पल, हर पल से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इतनी ज्यादा भौतिकताओं में घुसे हुए थे, घुस गए थे कि हर एक चीज का बस यही लगता था कि ये हमारे माने उस 4 साल में हमने यही शिक्षा पाया कि ये हर चीज हमारे हमको सुख देने के लिए बना है। और यही सारे चारों सालों में यही डिस्कस होता था कि कैसे बड़ी से बड़ी नौकरी पाएंगे, दूसरे देशों में घूमेंगे, अच्छी से अच्छी शादियां होंगी और किस तरह से जिंदगी में ऐश करेंगे। तो प्रभु ऐश जी आप मतलब वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में किस किस के संपर्क में आए, वहाँ पे अपने संस्मरण थोड़े से साझा कीजिए हमारे साथ में। हमारे साथ जो भी थे वो सब हम लोग साथी, मतलब एक ही उम्र के थे। वो लोग अलग अलग ब्रांचों से आए थे। जैसे तुहिन घोष हमारे रूममेट हुआ करते थे, और मदन फिरमाल थे, और मदन मोहन मेवाड़ी थे। तो और कहे तो हमारे और भी बिहार के बहुत सारे, जो चूंकि मैं बिहार से था तो बिहार के बहुत सारे, जैसे राकेश श्रीवास्तव जी हुआ करते थे, और इस तरह माने बहुत बच्चे थे। और हमने सभी से कुछ संदेश पांडे हुआ करते थे कंप्यूटर साइंस में, तो हमने सभी से कुछ ना कुछ, अरविंद दयाल जी थे, तो कुछ ना कुछ, लेकिन सब कुछ ऐसा सीखा कि बस एम यही रह गया कि किस तरह से माने अपने पूरी शक्ति से हम लोगों को बस अच्छा जॉब, अच्छे से अच्छा जॉब पाना है, अच्छे से अच्छे सैलरी पानी है, और फिर जिंदगी में मस्ती करना है। यही एक एम हम लोगों ने वहां से प्राप्त किया। तो प्रभु जी जब हम कॉलेज में थे तो वहाँ पे उस समय हमारी मस्ती की परिभाषा कुछ और हुआ करती थी, इस समय आप सन्यास में हो तो कुछ और परिभाषा है। तो और अलग अलग उम्र के अलग अलग पड़ाव में मस्ती की परिभाषा अलग अलग होती है, तो आप कृपया प्रकाश डालें थोड़ा उस चीज पे। हाँ, तो ये एक्चुअली क्या है कि ये सब चीजें संगत पर भी प्रभाव पड़ता है, संगत का भी। वहाँ जो संगत था हम लोगों का बिल्कुल वैसा ही था। अभी स्कूल कॉलेजेस में बहुत कुछ इस तरह का होता है कि स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी दी जाती है, लेकिन हम लोगों के समय में स्पिरिचुअल टीचिंग्स वो आरएसएस वाले कभी कभी आते थे, थोड़ा बहुत कभी कभी ले जाते थे क्लास। वो मुस्लिम्स लड़कों के लिए कभी कभी उन लोगों को उनके टीचर कोई आते थे, और नमाज वमाज के लिए कभी ले भी गए। लेकिन हम लोगों को तो स्पिरिचुअलिटी से उस वक्त कुछ लेना देना नहीं था। एक ही चीज बस हम लोग को सिखाया जाता था, जो कि आपस में हम लोगों ने डिस्कस करके प्राप्त किया कि कैसे मस्ती करनी है, ऐश करना है, आराम करना है। उसके लिए चाहे जो मीन्स हो, उसके लिए कुछ नहीं देखना है, उसमें कुछ बस यही करना है। जिंदगी का उद्देश्य यही है कि कैसे किसी भी तरह से खुशी सुख प्राप्त किया जाए है ना। और उसके लिए तरह तरह के लोग डिस्कस किया करते थे, लेकिन फुल एम यही रहता था कि कैसे मौज मस्ती की जाए। ये बात हम लोगों ने पास भी कर लिया, और उसके बाद पास करने के बाद फिर बहुत लोगों को बहुत अच्छे अच्छे जगह नौकरी आपको मिली। थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा ना आपकी वो पूरा चेहरा फ्रेम में नहीं आ रहा, आप कहीं बैठ जाओ, विश्राम करके करते हैं ना, आप चल के कर अच्छा, रहे हो। ठीक है ठीक आप है। थोड़ा सा, और तो आपका पूरा चेहरा आ नहीं रहा, आप कट रहे हो थोड़े से। हाँ हाँ, तो तो फिर ऐसा थोड़ा रहा। पीछे रहिए। हाँ अब सही है। हाँ, तो फिर ऐसा रहा कि 4 साल नौकरी तो हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, खास करके मैंने। और पढ़ाई लिखाई में बहुत कम ध्यान दिया। तो खास करके
वो जो पीरियड है 4 साल, वो ज़्यादा मौज मस्ती में ही निकाल दिया। तो बहुत अच्छा कुछ ना तो नौकरी मिली और ना ही कहीं गेट में सिलेक्शन हुआ कि आगे पढ़ सकें। तो फिर गेट की तैयारी करी, लेकिन चूँकि उस वक़्त शायद लक अच्छा था, 1-2 साल में गेट भी निकल गया और उसके बाद हमने कहीं पर बंगाल में शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से हमने गेट की परीक्षा भी पास करी। गेट में क्वालीफाई करने के बाद वहाँ एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो भी पास किया और उसके बाद वहाँ से एमटेक करने का चांस मिला। तो एमटेक में सरकार उस वक़्त 1700-1800 रुपए देती थी और फिर हम लोगों ने यहाँ पे एमटेक किया, लेकिन उसी वक़्त वहाँ पे 6 महीने रहे होंगे कैंपस में। वो लोग आए और उन्होंने 6 महीने बाद ही मुझे बैंगलोर के लिए पीसीएल माइंडवेयर करके एक कंपनी थी, उसके लिए उन्होंने चुन लिया। तो मैंने कहा ठीक है, अब 1800 रुपए से 6000 रुपए मिल रहे हैं और बैंगलोर मिल रहा है, चले जाओ, क्या करेंगे एमटेक करके। तो हमने एमटेक वहीं ड्रॉप कर दिया और 97 में मुझे लगता है मैं एमटेक में मैं पीसीएल माइंडवेयर करके बैंगलोर में एक कंपनी थी, वहाँ पे मैं चला गया और उस कंपनी में काम करते हुए वहाँ पर लोगों का, अपने जो साथियों का और जो साथ में सहकर्मी थे, एक ही एम रहा करता था। उस वक्त बॉडी शॉपिंग हुआ करती थी। बॉडी शॉपिंग कहते हैं कि आप एक कोई कंपनी आपको लेके और अमेरिका के किसी कंपनी में बेच देती है, उसको डॉलर मिलते हैं थोड़े और उसमें से कुछ पार्ट वो आपको दे देती है और कुछ पार्ट वो अपने रख लेती है। तो ये होता है बॉडी शॉपिंग। तो सभी यही कोशिश करते थे कि किस तरह से बॉडी शॉपिंग के थ्रू अमेरिका जाया जाए। तो हम्म, ऐसा हमारी कंपनी ने क्या किया, मुझको मुझको बॉडी शॉप कर दिया, मगर अमेरिका में नहीं, इस बार जापान में। हम्म, जापान के एक कंपनी थी, निप्पॉन इलेक्ट्रिक, एनईसी। हाँ हाँ तो हमारे लिए तो ये चूंकि हम लोग एक छोटे से जगह से हैं और कहीं आज तक कोई उससे पहले कोई बाप दादा भी कभी विदेश गए नहीं थे, तो वो क्या प्लेन में भी नहीं चढ़े थे शायद। तो पहला एक्सपीरियंस था कि पहली बार में ही पहले प्लेन में चढ़ा, वहां से दिल्ली गए और दिल्ली से जाने के बाद फिर वहां से जेल जापान एयरलाइंस से हम लोग हाँ ओसाका, हाँ हाँ। जापान में एक ओसाका करके जगह है, वहां गए। तो ये तो आप तो केवल इतिहास में पढ़ा करते होगे, भूगोल में, कि जापान में है कहीं पे और कहीं पे हाँ जापान हाँ की हाँ राजधानी टोक्यो है, वो सब आप हाँ हाँ। इतिहास और भूगोल में देखा करते तो होगे। फिर आपको कैसा हाँ, अनुभव हुआ वहां पहुंच के? एकदम तो अजीब सा डिफरेंट लगा हो? हाँ फिर जेल में फिर वो ओसाका से में इमिग्रेशन वगैरह हुआ। उसके बाद फिर हम लोग वहां से टोक्यो गए एक और एयरलाइन से, जब जेल की। और वहां पर जब थोड़ी सी सो रहे थे, फिर थोड़ी नींद खुली, तो मैंने कहा ये क्या, मैं स्वर्ग लोक में आ गया क्या? हम्म। जो मैंने, चूंकि भौतिकता भरी हुई थी, तो वो बड़ी बढ़िया 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 लिमोजिन गाड़ी और ये और चौड़ी चौड़ी हम्म, सड़कें, और मैंने कहा ये क्या, मैं लगता है स्वर्ग में आ गया हूँ। चारों तरफ मैं हम्म, देख रहा हूँ अपने, ये स्वर्ग जैसा सीन लग रहा है ये। तो खैर हम हम लोग तो खैर हम लोग जापान में 3 महीना कार्य रहे। वहाँ सब कुछ टेक्नोलॉजी देखकर तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और ये और वो चूंकि एनईसी का वो गेस्ट हाउस था, तो उसमें सारी सुविधाएं थी हाँ बनाने की। तो हम लोग 7-8 लोग बैंगलोर की उस कंपनी से आए थे। तो हम लोगों ने 7-8 3 महीने करीब काम किया और जापान में खूब घूमे। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी वहाँ थी एक, बड़े बड़े जापान के जो लंबे लंबे बिल्डिंग्स हुआ करते थे, ऐसी बिल्डिंग तो हमने भारत में देखी नहीं थी। वो सब देख के तो मैंने 30 मंजिला 35 मंजिला, वो चकाचौंध हो गया। वाह वाह। हाँ, तो जो हमने सोचा था, जो मोतीलाल में नए नए सपने देखे थे, वो सारे पूरे वो, वो सारे पूरे नजर होते आए। हाँ, और उस तरह की ट्रेनें और ये वो सारे, मैंने कहा वाह, ये तो हो गया, ये तो पूरा हो गया लग रहा है। हाँ, सब कुछ जो तो देखा उसके बाद सपने में वही हाँ, सामने देखा है ना? हाँ, जो हम लोग डिस्कस किया करते थे, ये करेंगे वो करेंगे, तो भाई जापान में ये सब फैसिलिटी थी। तो हाँ भाई, हम्म, चलो, तो कुछ कुछ सपने हमने जापान में भी पूरे किए। उसके बाद जी 3 महीने रहने के बाद फिर हम लोग का असाइनमेंट समाप्त हो गया और मैं फिर बाहर वापस अपने इंडियन कंपनी में वापस आया। वापस आने के बाद फिर जैसे ही बाहर जाने लगे, तो माता पिता को चिंता हुई कि ये बाहर कहीं शादी वादी ना कर ले, तो उन्होंने यहाँ पर एक अरेंज मैरिज मेरा कर दिया और मैं फिर विवाह हो गया मेरा 1997 में। और
97 में विवाह हो गया और विवाह के फौरन बाद ही फिर से जापान जाना पड़ा उसी असाइनमेंट के दूसरे पार्ट 2 के लिए। मगर किसी कारणों से कंपनी से कुछ बिलग बिलग कुछ अलग विचार थे, तो इसकी वजह से फिर वापस आ गए 1-2 महीने बाद, क्योंकि शादी भी नई हुई थी, तो इसलिए ज्यादा दिन बाहर भी नहीं रह पाए, वापस आ गए। और फिर उसके बाद कंपनी चेंज करा, फिर कई महीनों बाद विप्रो में फिर हमने जॉब किया। विप्रो में हमारे साथ जो आनंद बापट जी पढ़े थे, तो आनंद बापट उसी प्रोजेक्ट में काम किया करते थे। वो एक अमेरिका की एक कंपनी थी और उसका सॉरी उसका एजीसीएस एक उसके साथ एक टेलीकॉम कंपनी थी और टेलीकॉम का एक प्रोजेक्ट था। तो काम वही सबका था कि किसी तरह बाहर जाओ अमेरिका, और तो तब भी वही अमेरिका वाला ही सीन था। तो 1-2 साल प्रोजेक्ट में हमने 2 साल हमने वहाँ एक्सपीरियंस ग्रहण करा, और उसके बाद उसी की विप्रो कंपनी ने कहा अब आपको एक और टेलीकॉम का प्रोजेक्ट के लिए आपको यूके जाना है। आपको हैम्पशायर काउंटी में भेजा जाएगा, लंदन से थोड़ा 45 मिनट के दूरी पर था हैम्पशायर काउंटी पर, सीएससी कॉर्पोरेशन, इसके लिए आपको काम करना है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तो चलिए। तो हम गए, और लेकिन इस बार अपने चूंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो वो नहीं जा पाई और मैं गया अकेला, और बाकी विप्रो के भी 7-8 लोग आए थे। तो सीएससी कॉर्पोरेशन में चूंकि वो अब तो टोक्यो वाली वो थी, वो सब तो उतना अद्भुत नहीं लगा जितना अद्भुत पहली बार में लगा था। तो हमें याद है कि हमारे साथ के जैसे बैचमेट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मिस्टर जयसिम्हा थे। तो जयसिम्हा उस वक्त टीसीएस में काम करते थे। तो उस वक्त भारत का वर्ल्ड कप मैच खेला जा रहा था क्रिकेट का, तो ब्रिस्टल में भारत और केनिया का एक वर्ल्ड कप मैच हुआ होने वाला था। तो हमने कहा चलो हम वर्ल्ड कप मैच देखने चलते हैं, तो वो भी आया था, और हम लोगों ने वो साथ ही वो वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच स्टेडियम में जाके ब्रिस्टल में देखा था। तो खैर वो 10 महीने ज्यादातर हमने तब क्या है, पिताजी रिटायर्ड होने वाले थे, तो ज्यादातर हमने कहा कि हाँ घर पिताजी के, हम लोग यही आशा करते रहते थे कि एक कार हो जाए, एक घर हो जाए, बस इसी में हम लोग खुश हैं। तो पिताजी के लिए ये सारी आशाएं हमने वो यूके में रहते वो जो भी जितने भी पैसे मिलते थे, क्योंकि वो पाउंड्स में मिलता था, तो वो उसको कई गुना हो जाता था भारतीय रुपए में। तो हम लोगों ने वो बहुत जल्दी पूरा कर लिया, और उसके बाद इस तरह से हम लोगों ने विप्रो का असाइनमेंट होते होते पिताजी का घर बन गया एटलीस्ट पटना में। आपका घर बिहार में किस जगह पे था? मतलब किस जगह पे है? हाँ पटना में है। कौन से मोहल्ले में आपका? हाँ, बेली रोड राजा बाजार के पास है घर। तो ये जो विधानसभा वगैरह है, कहाँ की दूर है वहां से विधानसभा? जी नहीं, हमारा घर एयरपोर्ट से बहुत पास है, क्योंकि पैसे हो गए थे उस वक्त, तो अच्छे एकदम बढ़िया जगह घर लिया था। तो घर मतलब ये अपार्टमेंट है। तो खैर हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ इस तरह इच्छाएं नहीं थी, ये हो गया ठीक है। अब देख रहे थे कि धीरे धीरे जो जितने वो मौज मस्ती वाली जो जिंदगी थी, जो सोचा था कि ये सब करेंगे, ये करेंगे, अपने आप ही हो गया। तो पता नहीं, जो भी थे शायद भाग्य में लिखा होगा ऐसा। तो फटाफट ये सब कंप्लीट होते गए, और ये 10 महीने भी कट गए हमारे उसके बाद हम लोगों ने हमने तब तो डॉलर और पाउंड्स लग गए थे। तो कंपनी से बोला अब हमको फिर से और बाहर का असाइनमेंट चाहिए। कंपनी कहा हाँ ठीक है और जाओ। फिर उन्होंने फिनलैंड में भेज दिया। फिनलैंड में टेल लैब्स में हम लोगों ने काम किया, और फिर वहाँ भी सैलरी अच्छी खासी थी। तो वो भी इस तरह और उस वक्त कुछ दिनों बाद मेरे छोटा बेटा हुआ था पहला, और मेरी पत्नी ने मेरे साथ ज्वाइन किया। टेल लैब्स में रहे हम लोग। इसी टेल लैब्स में फिनलैंड में काम करने के दौरान कुछ इस तरह का मौका आया कि एक हमारे ही बिहार के एक पांडे जी थे, वो कहते थे कि अभी तो बहुत हो गया, कब तक कंपनी हम लोगों को दूसरे देश भगाती रहेगी, हम लोग ऐसा करते हैं कि यहीं पर जॉब ले लेते हैं। अच्छा कंट्री है फिनलैंड, ठंडी थी, -20 तक भी टेम्परेचर जाया करता था, लेकिन ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था कंपनी में। मैंने पूरा जो आप कहिए
फिनलैंड अभी भी पिछले 8 साल से हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 कंपनी है, नंबर Yes, 1 देश है। country, हाँ। तो सब कुछ काफी अच्छा था, तो हम लोगों ने कहा ठीक है यहीं रहते हैं। हम लोगों ने वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसमें से रिजाइन करके और नोकिया में अपने आप ही जॉब ढूंढ लिया, और कुल मिला के हम लोग नोकिया में आ गए। दो सैलरी बहुत कम थी उससे, तो जो विप्रो जो हम लोग को दे रहा था उससे सैलरी बहुत कम थी, मगर हमने कहा अब स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, कितना दौड़ेंगे भागेंगे, इधर से उधर करेंगे, तो स्टेबिलिटी है यहाँ। कंट्री अच्छा है, ठीक है। अब बच्चे जब हमारे बड़े होने लगे तो फिर उनके अब वो मस्ती वाली पार्ट, तो अब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है साथ में। हाँ भाई, बच्चा बड़ा हो रहा है तो इसका मुंडन करवाओ, तो भाई मुंडन करवाएं तो वहाँ मंदिर खोजने लगे। तो मंदिर खोजने लगे तो हम लोगों को वहाँ पे एक श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से एक मंदिर मिला, इस्कॉन मंदिर, जो कृष्ण का माने वहाँ चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मंदिर था बेसिकली। तो वहाँ पे गए और हमने कहा हमें मुंडन करवानी है, क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो मुंडन करवाया, वहाँ पे एक फीस्ट रख दिया, वहाँ खाया। फिर पता लगा कि हाँ चलो यहाँ एक मंदिर भी है, कभी कभी आके यहाँ पे हम लोग भोजन आ वगैरह सकते संडे के हैं या दिन प्रसाद, संडे के दिन प्रसाद ले सकते हैं। ले सकते हैं प्रसाद हम। हाँ, इसी बीच ऐसा हुआ कि वहां भी अपने धर्म को फैलाने के लिए बहुत सारे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के भी हैं, क्रिश्चियंस में बहुत सारे हैं, कैथोलिक है और अलग अलग है। ऐसे ही एक है इनका जिहोवा विटनेस। जिहोवा विटनेस क्या करता है, वो लोग क्या बाइबल पढ़ाता है, बाइबल को आपको देगा, हिंदी भाषा में भी देता है कभी कभी तो, और आपके साथ आके डिस्कस करेगा। तो ऐसा हुआ कि मेरे पास एक आने लगा वो, और मुझसे डिस्कस करने लगा बाइबल, मेरे को बाइबल बाइबल भी दिया। तो वो जो बाइबल पढ़ाने लगा, तो फिर वो मुझे पूछता कि अच्छा हिंदुइज्म में ऐसा क्या है। अब मैं हम लोग क्या है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, सब कुछ हुआ ब्राह्मण घर में, वो योग्य पवित्र संस्कार भी हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ करते थे, मगर कभी ये सब कारण जानने की कोशिश नहीं करी कि ये सब आखिर क्यों करना है, क्या है। तो अब समय भी था, नोकिया में काम करते थे, बहुत जॉब में बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं था, तो हमने गूगल करना शुरू किया उसके प्रश्नों का जवाब, कि तो ऐसा करते 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 इंटरेस्ट आने लगा। तो उसमें प्रभुपाद जी के टीचिंग्स भरे हुए थे हमारे इंटरनेट में उस वक्त। तो ये वही 2000 2001 2002 की बात कर रहा हूँ। तो इंटरनेट के में उसके टीचिंग्स भरे हुए थे, तो हम मुझे जो जो क्वेश्चन वो करता था वो उसके जवाब मिलते गए, मैं उसको अगले दिन वो फिर आता अगली तो मीटिंग में। वहाँ पे आपके कौन से गुरु थे फिनलैंड वगैरह में, जो आप बता रहे, वहाँ पे कोई गुरु जी भी हो रहे होंगे ना, जहाँ पे आप उनके संपर्क में आए होंगे? नहीं, गुरु जी ऐसे कोई नहीं थे, मतलब ये एक तो मंदिर था, मंदिर में डिफरेंट डिफरेंट आचार्य, ये जो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग हैं ना, वो आते रहते थे। वो अच्छा। कोई वैसा परमानेंट कोई नहीं था, मगर जैसे वहाँ के जो भक्त लोग थे वो बताते रहते थे। वो थे फिनिश, माने फिनलैंड के ही, मगर वो हम लोग को भगवत गीता के बारे में बताते थे। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि अरे ये तो फिनिश बॉर्न है, फिनलैंड में बॉर्न है, इसको इतना सारा पता है, हमें पता नहीं है ना। तो ये बातें मुझे बड़ी अजीब सी लगती थी, तो हमने कहा नहीं, हमें भी तो पढ़ना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने कहा कि एवरी संडे आप लोग आइए, यहाँ भगवत गीता पे क्लास होती है, क्लास के बाद फीस्ट होता है। तो फीस्ट मेन अट्रैक्शन रहता था। पहले पहले क्या करते थे कि एकदम जाएंगे 5-7 मिनट पहले फीस्ट के, बस वहीं चले जाएंगे, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, और फीस्ट मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ करता था। सोचिए फिनलैंड में ठंडा, और उस ठंडे पर आपको गरम गरम हलवा, पूरी और पनीर की सब्जी, हाँ, और फ्राइड राइस, ये सब मिले, और वो भी कोई चार्ज नहीं देना पड़े, तो फिर क्या क्या कहें। तो पहले यही खाने जाते थे। फिर थोड़ा सा मन में ग्लानि हुआ कि नहीं, ऐसा अच्छा नहीं है, कम से कम ये लोग क्या बोलते हैं सुन लेते हैं। तो फिर भगवत गीता सुनने भी लगे धीरे धीरे। तो फिर भगवत गीता में इंटरेस्ट आने लगा, और जब ये इंटरेस्ट आता था तो फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, क्योंकि नोकिया में रिसोर्सेस भी बहुत थे, मैंने डाउनलोड करना शुरू किया, और फिर उन जिहोवा विटनेस से जो बाइबल पढ़ाने आता था उससे भी विचार विमर्श होता था। तो एक बार वो उसने कहा कि हाँ ठीक है, इस मृत्यु के बाद क्या होगा,
ऐसा तो करने के बाद तो उसके हिसाब से उसने बताया कि हाँ ऐसा है कि अगर आप मतलब भगवान के सच्चे वो रहिएगा तो होने के बाद आपको स्वर्ग में इस तरह का राज मिलेगा, और उस मतलब वहाँ जीसस का राज है और वहां पर इस तरह है। तो वो मुझे फोटो दिखाया, उसमें बाघ भी थे, शेर भी था, मैं और हिरन भी था और आदमी लोग भी थे। मैंने कहा यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को खाते नहीं है, ये बाघ भी है और ये बोला नहीं नहीं वहाँ कोई हिंसा नहीं होती है। मैंने कहा फिर यहाँ फिर आप लोग क्यों हिंसा करते हैं, यहाँ इतनी मीट वगैरह क्यों खाते हैं? अच्छा ये सब मैं पूछ रहा हूँ, मैं खुद भी तब भी मीट खाता था। हमारे हम लोग इस तरह के ब्राह्मण थे, मैं बताऊं कि प्योर वेज वाले। नॉन वेज वाले हम लोग मिथिला के ब्राह्मण में इस तरह है कि वो ये सब चलता था, ये सब ऑफकोर्स गलत था मगर सब चलता था। तो ये अब मैं उसको पूछ रहा हूँ और मैं खुद ही पूछ रहा हूँ कि भाई क्यों फिर मीट खाते हो, तो ये सब करके। लेकिन फिर मुझे ही ग्लानि हुई, फिर मैंने मंदिर में जाता था रहता था तो मंदिर में बताया कि ये 4 तरह के जो कानून है ये नहीं करना चाहिए। मैंने कोई भी सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही खाना चाहिए, किसी भी तरह का मीट मांस मछली प्याज अंडा लहसुन ये सब अभक्ष पदार्थ हैं, इनको नहीं खाना चाहिए और खाना सिर्फ चाहिए जो भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन है वही खाने चाहिए। तो इसमें इनका स्थान ही नहीं है। फिर ये था कि किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जब मोतीलाल में थे और इसमें थे तो हम लोगों को किसी भी मैंने हर तरह का नशा सिखा दिया गया था कि भाई ये भी देख लो वो भी देख लो। तो हम लोगों ने भी वही जवानी के जोश में मजे लेते लेते वो सब भी आदत तो नहीं पड़ी थी मगर वो सब में परहेज नहीं था, ठीक है ना। तो ये सब इवन इस्कॉन में तो ये मैंने हमारे यहाँ तो अभी तो ये है कि चाय कॉफी भी नहीं पीनी चाहिए। तो ये सब चीजें जब हम लोग अब इस्कॉन के संपर्क में आए तब तक 2002 में हमारी छोटी लड़की भी हुई एक, तो तब तक लेकिन हम लोग अब बोले नहीं अब ऐसी लाइफ नहीं जिएंगे, अब हम लोग चेंज कर लेंगे। तो हम लोगों ने अपने सारे बर्तन फेंक दिए पुराने जिसमें ये सब चीजें बुना करती थी, नया सेट ऑफ बर्तन लाए और कहा आज से ये इस्कॉन के ये नियम घर में पालन करेंगे। हाँ, तो उसके बाद हमने वो सब पालन किया, किसी भी तरह का हर नशा छोड़ दिया, इवन चाय कॉफी भी नहीं और कोई किसी भी तरह का नॉन वेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्याज लहसुन भी नहीं। हाँ, और भगवान को अर्पित करके ही खाना। तो ऑफ कोर्स कभी कभी पार्टियों में मुझे दिक्कत हुआ करती थी, पार्टियों में मैं जब जाता था तो पार्टियों में जब मैं जाता था तो जैसे अपने कोई भी प्रोजेक्ट रहे उसमें होता है ना एक माइलस्टोन पूरा होता है तो गेट टुगेदर होता है। तो इस तरह की पार्टियों में बड़ा दिक्कत तो हुआ करती थी कि भाई तो हम लोग थोड़ा जूस वूस पी के चले आते थे है ना। चलो हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने अब कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा किसी तरीके से उसमें। जी हाँ। और उसके बाद जैसे लंबी छुट्टियां में जब भी आते थे भारत तो फिर अपने घर कम रहा करते थे, घर वालों को ही इन तीर्थ स्थानों पर बुला लिया करते थे। तो माँ बाप को तब खूब तीर्थ भी कराया, खूब सारे। जब भी यहाँ आते थे दिल्ली में एयरपोर्ट में उतरे और उसके बाद फिर वहां से चले गए, कभी जयपुर चले गए गोविंद देव जी के दर्शन करने और उधर चले गए, कभी हम इसके द्वारका के साइड चले गए और फिर यहाँ वृंदावन में भी कई बार आए अपने घर वालों के साथ और उधर मायापुर में भी गए, तो पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से तब लाइफ एकदम ही। और अब मुश्किल यह हो गया था कि जो रिलेटिव्स सब थे उनसे कैसे डील की जाए, क्योंकि रिलेटिव्स सब तो हमारी तरह जो हमारे पुराने आदतों वाले मतलब मांस मछली खाएंगे, अब उनके पास जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। उनके पास जाओ तो हम खा पी नहीं सकते, तो इसलिए उनसे मिलना जुलना कम हो गया था। जाते बस थोड़ा बहुत कभी गए तो कुछ घंटे के लिए गए और चले आए, है ना, बिना कुछ खाए पिए। तो वो लोग भी बुरा मान जाते थे कि अच्छा मेरे आ रहा है खा पी नहीं रहा है तो धीरे धीरे फिर ये सब उनसे कटने क्या होगा, थोड़ा सा कटाव हो गया। लेकिन फिर बाद में उन्होंने समझा कि ठीक है भाई ये तो इनके इनकी इनके नियम हैं तो ये पालन करेंगे। चलो, तो वो लोग भी अब ज्यादा तब तो उतना नहीं बोलते थे। फिर ऐसा हुआ कि 2007 में हमने कहा अरे अब तो इतने पैसे भी हो गए, तब तो
फिर भी जो भी ये था यूरो में मिलता था, तो भारत से तो अच्छा ही सैलरी था। तो मैंने कहा अब हम लोगों ने ब्रज की महत्व भी इतना सीख लिया क्लास में जाते जाते, तो चलो ब्रज में रहते हैं। ऐसा करके हमने अपने फैमिली को मनाने की कोशिश करी, पर फैमिली मानी नहीं उतनी। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो हम लोग का हम लोग में कोई वो नहीं है, वो आप लोग यहाँ रह सकते हो, हम लोग वहां जा सकते हैं। तो ऐसा करते हुए फैमिली तो वहीं रह गई और मैं ब्रज में आ गया 2007 में। मैं ब्रज में आ गया, बच्चे तब छोटे ही थे, मगर वहाँ के सरकार का सिस्टम बड़ा अच्छा है, वो सारा कुछ उसमें बच्चों को पढ़ाना भी नहीं पड़ता है। सब बच्चे अपने आप ही 10 वर्ष तक 10 क्लास तक एजुकेशन फ्री है। और वहीं स्कूल में खाना पीना भी खिलाते ही हैं, हाँ, ब्रेकफास्ट लंच। और कुल मिला के आपने अगर फिनलैंड के एजुकेशन के बारे में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी है। तो कुल मिला प्रभु के जी हमारी तरफ देखिए, कैमरे की तरफ, आप कहीं हाँ और देख रहे हैं, हाँ फोकस नहीं कुल बन मिला पा के रहा हाँ कुल मिला के है। ये किसी भी तरह का बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं पढ़ने पढ़ाने के लिए। और मैं तो ब्रज में आ गया, यही वृंदावन में। और वृंदावन में जब आया फिर मैंने यहाँ पर जो जो भगवत गीता में लिखा है, फिर वो धीरे धीरे और अनुभव होने लगा कि बिल्कुल अब हमारे माता का अंतिम समय आ गया। तब बड़ा कष्ट हो रहा था, लेकिन वो भगवत गीता हम लोग को सोलेंस दे रही थी। हाँ, क्योंकि वो हमने पढ़ा था कि भाई जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद है ना जन्म भी निश्चित है। तो ये सब पुनर्जन्म चीजें, होगा उसका। हाँ। हाँ, तो ये सब चीजें जो है वो क्या, वो सब जब अप्लाई करते तो फिर थोड़ा शोक थोड़ा थोड़ा सा कम होता है ना। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो आध्यात्मिकता है, ये क्या करता है, देखिए आप का प्रारब्ध में जो सब लिखा है, जो सब कर्म होने हैं, वो तो होंगे ही, क्योंकि प्रारब्ध में आपका शरीर वैसा बनकर तैयार हो गया है। लेकिन ये आध्यात्मिकता क्या होती है, आपको बल देती है कि आप उस बड़े से बड़े मुसीबत को भी आप झेल सकते हो। आप उसको एक आध्यात्मिकता के एक स्तर पे आप उसको काट सकते हो कि नहीं, ये तो मतलब ये तो है, ऐसा तो होना ही है, क्योंकि ऐसा ही भगवत गीता में लिखा हुआ है कि ये जो लाइफ है, ये जो भौतिकता वाली जो हमें, ये जो हमारी मटेरियल लाइफ है, इसका एक आदि है, ठीक है ना। और कुछ समय के लिए ये रहता है, कुछ नया प्रोडक्ट बनाता है, और उसके बाद इसका अंत हो जाता है, अंत हो विनाश हो जाता जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा भी ऐसे ही जन्म हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, जन्म होते होते तो धीरे धीरे हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ किया है, और उसके बाद फिर ये बुढ़ापे की तरफ चला है, और अंत में इसका विनाश होना निश्चित है, है जी। ये पक्का है। तो ये सब चीजें जब मैंने अपने जिंदगी में मैंने सोचा, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये सारी चीजें जो है कर्म है, कि यार तुमने ऐसा ऐसा किया है। तो मैंने कहा हाँ, तो फिर हमें अगला जो फसल है, अगली अगली जन्म भी होना है, तो अगला जो फसल है वो अच्छा हो, उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो फिर हमने कहा कि ये सब जैसा कि भगवत गीता में लिखा हुआ है, तो ये सब काम जो जो कि हम लोगों को गलत रिजल्ट देगा, आगे हम लोगों को भोगना पड़ेगा, वो सब काम क्यों किया जाए फिर। तो इसीलिए हम लोगों ने वो सब काम छोड़ दिया। वो सब काम छोड़ने के बाद फिर मैंने कहा कि इसका आगे क्या है, क्या हम लोग को अगला जन्म ही लेना पड़ेगा, फिर आगे क्या ऐसा कुछ है क्या कि जिसमें जन्म ही ना मिले। तो फिर भगवत गीता ऐसा बोलती है, हाँ, भगवान बताते हैं कि उनका एक ऐसा लोक है, इस लोक में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। हाँ, पर उस लोक में पहुंचने के लिए हमको भगवान से पूर्णतः प्रेम करना पड़ेगा। अपने किसी इस ये जो भौतिक जगत का जो प्रेम है, ये प्रेम से परे है वो। हाँ, वो प्रेम को आप उस स्तर तक आप जब पहुंच जाइएगा, तो आप अ, भौतिक जगत और पड़ता है, क्योंकि ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया है इसी के लिए है, जिससे कि जीव जो है इसका यूज करके आगे बढ़े, क्रमशः इस पथ पर आगे बढ़े, और बढ़ते 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 उस स्तर तक पहुंच जाए जिसमें वो नेक्स्ट, जब भी उसका ये शरीर छूटे, नेक्स्ट जो है बर्थ सीधा भगवान के धाम में हो। तो हम लोग उसी जर्नी पर हैं, और हम लोग उसी जर्नी पर होते हुए हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान का पूर्ण प्रेम प्राप्त किया जाए, जिससे कि हम लोग वापस इस
संसार में वापस नहीं आना पड़े, क्योंकि संसार अच्छा, में ये तो आपने बताया संसार कि जो ये है परम ब्रह्म मतलब उधर जो आपकी मतलब हेवन की जो जर्नी है उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप संसार में रह जी हाँ के जी या फिर अध्यात्म में रह के जो हमने मौज की बात डिस्कस करी ना कि मौज, तो आप लोग कहाँ कहाँ पे मौज और किस तरह की मौज जो आपने यहाँ से आपने प्राप्त करी है उसके बारे में थोड़ा बताइए, जो आपको आनंद आया अपने संस्मरण बताइए। अच्छे अच्छे लोग मिले होंगे आपको, बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको बहुत सारी चीजें शेयर करी होंगी, आपने जी उसमें जी आनंद प्राप्त किया होगा, तो वो आपसे आपका इस्कॉन का आनंद हम प्राप्त शेयर जानना चाहते हैं आप कि वो जर्नी के आनंद के बारे में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इस्कॉन में हम लोग को ये पहले बताया गया कि हम लोग एक्चुअली मनुष्य का जो जीवन मिला है, वो वो बस यही मनुष्य का जीवन जो मिला है, हम लोग को आनंद प्राप्त करने के लिए ही मिला है। बिल्कुल हम लोग को इस तरह से अपने को ढालना है कि हमारा ये लाइफ भी आनंदमय हो और अगला लाइफ भी। मगर यहाँ जो आनंद हमें प्राप्त करना है, और वो जो मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आनंद प्राप्त करने की बात की गई थी, वो भौतिक चीजों को यूज करके आनंद प्राप्त करने की बात वहां जी पर जी होती थी। बिल्कुल। हाँ, मगर यहाँ पर जो होती है वो कहती है कि आप ये जितने भी भौतिक चीज मिले हैं, इन सब चीजों को भगवान से जोड़ दो, तो ये सब चीजें बिल्कुल। आध्यात्मिक हो जाएगी, और फिर आप उसमें आपको दिव्य आनंद मिलेगा। और ये आनंद ऐसा है कि आनंद धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। जब आप भगवत धाम में जाओगे तो वहां अपार आनंद है, और वहां का आनंद कभी भी कम नहीं होता है। मतलब यहाँ जैसे आप एक रसगुल्ला खाते हो, थोड़ा सा आनंद मिला, 2 खाते हो थोड़ा ज्यादा मिला, 3 खाते हो, 4 खाते हो, उसके बाद कहोगे बस और नहीं, उसके बाद उल्टी हो जाएगा। हाँ, 4-5। तो ये जो आनंद है ये बढ़ने वाला नहीं है, एक एक लिमिट के बाद जाने के बाद वो कम हो जाता है। मगर आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा है कि वो आनंद बढ़ता रहता है। वो आनंद पहले 1 पे था, फिर 2, फिर 3, 4 लेवल उसका माने, और वो माने कभी भी कम नहीं होने वाला, डिमिनिशिंग नहीं है वो। मगर यहाँ का आनंद डिमिनिशिंग है। तो वो आनंद प्राप्त करने के लिए हम लोग, तरीका ये है कि अभी जो भौतिक जीवन में जो भी चीजें हैं उसको कृष्ण से जोड़ लिया जाए। जैसे कि हम लोग को सुबह हम लोग को खाना खाना ही है, तो कहते हैं कि ये सारा जो भोजन है तुम बनाओ, मगर किसके लिए बनाओ? भगवान के लिए। हाँ, जैसे आपको फुचका, आपको लड्डू, पेड़े, पिज्जा, पास्ता, जो भी खाना अच्छा लगता है, ठीक है ना? वो ये सारे जो खाने जो हैं, वो प्रभु के लिए वो बनाओ, प्रभु के निमित्त बनाओ। उसको भोग लगाओ, और उसके बाद आप स्वयं भी खाओ, अपने दोस्तों को भी खिलाओ। अच्छा, तो आपके ये बारे में एक जो है आप सूचना प्राप्त हुई है कि आपने वहां पे कंप्यूटर साइंस के बच्चों को आपने ज्ञान देना प्रारंभ किया है, तो आपका सडनली एक कंप्यूटर इंजीनियर होने के नाते और एक कंप्यूटर जो बच्चे सीख रहे हैं उनको ज्ञान देना, उनमें कितना फर्क महसूस करते हैं? मतलब आपको उस ज्ञान को, अपना इंजीनियरिंग का ज्ञान और एक 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 सामान्य जो है कक्षा 12 या कक्षा 10 के कंप्यूटर के छात्र के रूप में जो ज्ञान उसको में आप दे रहे हो, उसमें क्या महसूस करते हो आप एक इंजीनियर होने के नाते? जी, जी, जी। तो अभी क्या हुआ कि मैं जब यहाँ आ गया तो उसके वृंदावन में, तो यहाँ पर एक गुरुकुल है। ये गुरुकुल भी हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने बनाया था। तो इस गुरुकुल में ये था कि ये लोग भौतिक के साथ-साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। तो इनका जो शेड्यूल रहता है इसी तरह होता है। सुबह जल्दी उठते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं बच्चे, और उसके बाद फिर शास्त्र पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर ये एकेडमिक्स सुबह 9 बजे से एकेडमिक्स में लग जाते हैं। तो इनके पास मैं जनरली गुरुकुल में आईसीएसई बोर्ड चलता है, और उसमें क्लास 10th और 12th में जावा प्रोग्रामिंग थी। तो उन्होंने पता लगाया कि हाँ, मैं जानता हूँ, तो मैंने भी कहा ठीक है, मैं ये सेवा दे सकता हूँ, उन बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो कुछ सिलेक्टेड बच्चे ही उसको लेते थे, क्योंकि थोड़ा उनका जो दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट था ये, और दूसरा जो दूसरे बच्चे थे उनको ज़्यादा पढ़ना लिखना में तो मन नहीं लगता है, तो उन्होंने वो आसान वाली इलेक्टिव लिया करते थे। तो खैर बिल्कुल। जो भी 5-7 बच्चे आए, जी। उनमें चूँकि मुझे ये कंप्यूटर्स के बारे में पूरी नॉलेज थी, तो मैं इन सबको जब पढ़ाया तो उनको उन्होंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट किया। मुझे ये लगता है 6-7 साल मैंने पढ़ाया वो, अब अभी तो नहीं पढ़ाता हूँ, 6-7 साल मैंने पढ़ाया, और लास्ट में तो इस तरह के रिज़ल्ट्स आने लगे कि मतलब कई माने करीब के 5-7 अगर बच्चे रहते थे, तो उसमें से 80% के 100% पूरा 100 रिज़
आता था, 100 आउट ऑफ 100 सब्जेक्ट। अच्छा, उनमें से पुराने कुछ बच्चे अभी भी मिलते हैं, तो उनमें से वो भी कंप्यूटर में ही आगे उन्होंने पढ़ा और फिर टीसीएस और विप्रो में वो जॉब भी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं क्या, वो बड़े हम मुझसे मिलके बड़े खुश होते हैं कि आपने ही हम लोग को हाथ पकड़ना, कंप्यूटर में हाथ पकड़ के सिखाया ये प्रोग्रामिंग, जिसके वजह से हम लोगों ने आगे प्रोग्रामिंग किया और हमें हमें अच्छी जॉब मिली। तो मुझे थोड़ी सी ये रहती है, चलो कि ये वक्त के बच्चे हैं तो बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए एक बार आप अगर आपको एक बार स्पिरिचुअल ट्रेनिंग रहती है, तो आप किसी भी भौतिक जगह भी घुस जाएं तो आपको याद रहेगा कि नहीं ये गलत काम है, ये सब नहीं करना चाहिए। हम लोग को पहले वो सब पता नहीं था और हम लोगों ने बहुत गलत काम भी करा, जो कि आध्यात्मिकता के एकदम ही विपरीत है। तो लेकिन ये बच्चे जो कि यहाँ से पढ़ के गए हैं, इनको कम से कम पता है कि क्या डूज एंड डोंट्स लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो दे नो दैट। तो और जैसे आपने बताया कि ये 3-4 चीजें जो नहीं करते, उससे आपने मतलब उससे क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? अगर हम उन चीज को, अध्यात्म को अगर हम ना फॉलो करें तो मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसमें? देखिए, आप चाहे माने अध्यात्म को फॉलो करें या ना करें, भगवत गीता जो है एक साइंस है। साइंस का अब ये लॉ मान लो, आप कहोगे कि मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं मानता हूँ, लेकिन आप कहीं से कूदोगे तो गिरोगे ही। तो इसी तरह भगवत गीता को आप माने चाहे ना माने, वहां तो ये बोलते हैं कि भाई बासांसी जिन्नानी यथा विहाय, ठीक है ना, कि जिस तरह जो जो वस्त्र है, वस्त्र जो हम लोग को पुराना होता है तो चेंज करते हैं, इसी तरह से देह को चेंज करते हैं। अब आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रहे, ये सबके लिए है ये। चेंज तो करना इट्स पड़ता नॉट, हाँ, इट्स नॉट रिलीजन, इट्स एक्चुअली साइंस। हाँ, ये तो होना ही होना है, ये पक्का होना है। तो भगवत गीता जो है, हम लोग एक साइंस है ये, तो इसको अच्छा, तो एक और आपसे सवाल था कि चलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा वो है कि आजकल जो हमारे कुंभ में एक आईआईटी बाबा आए थे, वो थोड़ा कंपेयर कर रहे थे कि जो है अध्यात्म को अपनी साइंस से, तो आप उस चीज को कैसे अपने नजरिए से कैसे देखते हो कि अध्यात्म और साइंस में कोई कोरिलेशन है क्या, है ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ये जितने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप भले ही कहोगे कि न्यूटन ने सर्च किया है, ठीक है ना, लेकिन ये सारे लॉ जो हैं सब भगवान के बनाए हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे लॉ, ये जो जो शून्य था, ये शून्य जो है हमारे आर्यभट्ट के समय में, ये इसका जो आविष्कार हुआ, ये सब चीज हमारे और उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप अगर एक बार श्रीमद् भागवतम उठा के देखोगे तो श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि जो हमारे 7 जो हमारे महाद्वीप हैं, ठीक है ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब जो हैं ये ऑलरेडी श्रीमद् भागवतम में है। पृथु महाराज जो थे पहले, वो बताते हैं कि वो जो, और पृथु महाराज आज से मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुए। अभी मेरा बेटा देखिए एक पायलट हो गया है, वो आप एक हाँ, नॉर्वे की एक कंपनी है, नॉर्वेनियन एयरलाइंस, उसमें वो पायलट है। तो वो उसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत प्रीच करने के लिए। तो वो पूछ रहा था कि अच्छा, ये मैंने कहा देखो ये सारी चीजें जो हमारे भागवत में लिखी हुई है कि ये 7 आइलैंड है, भले ही नाम भले ही अलग हो, आपको अमेरिका नाम नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है कि किस तरह से महाराज जो ये हमारे ध्रुव महाराज के पिताजी थे, उसके भाई, हाँ, उन्होंने ये पूरा जो है करके 7 आइलैंड बनाया था, और ये महाद्वीप और ये बनाए थे जो जितने रथ के पहिए से, चक्र से। तो ये सारी चीजें हमारे जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में लिखी हुई है। अभी हम लोग नहीं मानते, हम लोग साइंस, हम लोग सीधा ये बोलते हैं कि अरे ये सारी तो 200 साल पहले आई और ये है वो है। ऐसी बात नहीं है। हमारे अगर आप शास्त्रों में उठा के देखोगे तो उसमें जैसे द्वारका का वर्णन है, हमारे जो कि भगवान अपने 16,108 रानियों के साथ जब द्वारका में रहते थे, तो उनके लिए बताते हैं कि हर एक रानियों के लिए अलग अलग उन्होंने महल बनाए हुए थे। और उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी थी वो आज की टेक्नोलॉजी तो फीकी पड़ जाएगी। वहाँ भगवान राम के समय जो विमान था जिससे रावण वो लंका से वापस लौटे थे, तो वो सब विमान के आगे तो आज का विमान तो कुछ भी नहीं है जो आज के विमान के बारे में। तो हम लोग उस वक्त का टेक्नोलॉजी ज्यादा उन्नत था, बल्कि
है ना। हाँ ऑफ कोर्स आज जो है ग्रॉसली बहुत लोग यूज कर सकते हैं, तब शायद इसको माने उतने ग्रॉसली यूज नहीं होता था, इतने बहुत सारे लोग यूज नहीं कर पाते थे। मगर योगी जो हमारे योगी जन हुआ करते थे, वो सिद्धि से पता नहीं क्या कहाँ कहाँ अभी कुछ साल पहले तक भी हमारे समय में ही वो बनारस में इस तरह के एक बाबा थे, तेलंग स्वामी बाबा, वो योग कर करके उसको कई बार सरकार ने पकड़ने की कोशिश करी और जेल में डाल दिया, क्योंकि वो मतलब नग्न रहा करते थे। तो लेकिन कोई जेल उनको रख नहीं पाया, क्योंकि उनके पास वो अनिमा लघिमा वो सब सिद्धि हुआ करती थी, वो जेल से निकल जाते थे छोटे होके, और जेल से निकल गए। तो वो देखे कि अरे इसको तो पकड़ के रखा था, ये तो बाहर खड़ा है अभी भी। तो इस तरह की चीजें जो है वो हाँ, तो ये हमारे उस वक्त इंग्लिश राज था, तो उन्होंने अपने डायरी में भी लिखा हुआ है कि अरे ये सब माने इंडिया में माने इस तरह के साधु सब ये सब भी हो रहा है। तो तो ये सब चीजें ये लोग बाहर के देशों में ये मटेरियलिज्म में ये लोग समझ भी नहीं सकते कि कैसे हो रहा है, मगर वास्तव में ये सब है, ये सब पॉसिबल है, ये सब है ना। आजकल के तो मोबाइल युग में और टेक्नोलॉजी के युग में आप बच्चों को और जैसे नौजवानों को और बुजुर्गों को क्या-क्या शिक्षा देना चाहेंगे? मतलब कैसे इनको जीवन जीना चाहिए? उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, एक्चुअली क्या है कि जिंदगी जो है अभी कलयुग में हम लोग का बहुत छोटा हो गया है, नहीं? हमारे दूसरे युगों में, जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि दूसरे युगों में स जैसे द्वापर युग में भी करीब-करीब 1000 साल ज़िंदगी हुआ करती थी। श्री राम जी तो 36,000 साल तक, 36 से कितने माने कई साल, कई हज़ारों साल उ उ उस वक़्त थी। ध्रुव महाराज भी बहुत हज़ार साल तक उन्होंने शासन किया। तो उस वक़्त जो थी 1 लाख उम्र, सत्ययुग में 1 लाख उम्र हुआ करती थी। तो अभी तो 100 साल बोलते हैं, वो भी लोग जिंदा नहीं रहते, बहुत जल्दी-जल्दी मर जा रहे हैं। तो इतना क्योंकि इतने तरह के रोग आ रहे हैं, और कलयुग का आगे वर्णन आया है कि कलयुग के लास्ट में अभी 5,32,000 साल कलयुग के हैं, जिसमें मात्र 5,000 साल गए हैं, मतलब 5,27,000 साल अभी बचे हुए हैं। ये लोग कहते हैं आज हो जाएगा विनाश और थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। कुछ नहीं अभी होगा। 5,27,000 साल बचे हुए हैं, और लेकिन फाइनली जो कलयुग का वर्णन है शास्त्र के हिसाब से कि लोगों की जो एवरेज आयु 20 साल हो जाएगी, और एवरेज हाइट भी घट जाएगी, वो लिलीपुट जैसे हो जाएंगे। तो 20 साल में ही आदमी बूढ़ा हो जाएगा, मतलब इस तरह का हाल रहेगा। तो अभी ये देखिए, अभी लेकिन ये सारी खराबी होते हुए भी भगवान ने एक चीज बड़ा अच्छा दिया है कि कलयुग में भगवत प्राप्ति आसानी होगी, क्योंकि पहले के युग में लोग हजारों साल तपस्या करते थे, तब जाके भगवत प्राप्ति होती थी। अभी क्या हमारे पास मात्र 100 साल भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि शास्त्र में कि बस एक हरिनाम करने से ही हम लोगों को सारी वो चीजें वो मिल जाएंगी, जो कि पहले के लोग दूसरे युगों में बड़ी-बड़ी तपस्या करके भी नहीं प्राप्त कर सकते थे। मतलब भगवत प्राप्ति बहुत आसान है, बहुत आसान है इन दैट सेंस, लेकिन लगे रहना पड़ेगा, कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस, ये नहीं कि वीकेंड में कर लिया या सिर्फ 2 घंटे ये कर लिया। आप अपनी जिंदगी को इस तरह ढाल लीजिए, जिंदगी को इस तरह ढाल लीजिए कि आप देखो हमको खाना खाना ही है। हाँ, तो खाना खाना है तो आप बस अब खाइए वही चीज़ जो कि आप घर में बनाएँ, और उसको अब बाहर का खाने में भी आप देखिए बहुत रिस्क है आजकल। कोई कह रहा है, कोई थूक दे रहे हैं, है ना? इस तरह की चीज़ आ रही है ना कि भई आप मान लीजिए बाहर से होटल से लाते हैं, अब होटल वाला कैसे बनाता है आपको मालूम है? वो माने बड़ी गंदगी रहती है उसमें, हो सकता है कि वही थूक थूक दिया हो, आपको तो पता ना लगे, आप आके घर में खा ले रहे हो उसको। ठीक है? इसलिए बाहर की चीज़ें तो खानी नहीं चाहिए। खाना खाना है तो अपने घर में बनाइए, शुद्ध, साफ खाना, स्वच्छ खाना बनाइए, भगवान को उसको अर्पित कीजिए। तुलसी डाल के, है ना? कुछ नहीं मंत्र आता है तो हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए, भगवान ग्रहण कर लेते हैं। भगवान भावग्राही जनार्दन, है ना? भगवान भाव को देखते हैं। भगवान तो आप जानते ही हो कि जो भी आप उसमें ऑफर करेंगे, आप कहेंगे भगवान ने तो खाया नहीं। अरे भगवान तो हर अंग से उनका दूसरे अंग का काम करता है। उन्हें एक श्लोक ही है कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय प्रतिपान्ति पश्यांति पान्ति कलयांति चिराम जगान्ति।
ठीक है ना? हम्म। मतलब उनका कोई भी अंग वो पैर से देख सकते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि मुँह से खाना है। उनको वो आँखों के सामने जब आता है, तो वैसे ही खा लेते हैं। आप अगर गोवर्धन लीला में आप अगर कभी जाएँगे, जब भगवान ने गोवर्धन उठा लिया था, तो सारे ब्रजवासियों को वो क्या है, गोवर्धन खुद बन गए थे और उसके बाद वो जितने ब्रजवासी लोग जितने बना के लाए, उसको खाया और खाने के बाद उन्होंने कहा और लाओ। तो ब्रजभाषा में उसको बोलते हैं अनियोर, अनियोर। तो वो अनियोर एक गाँव ही है, जहाँ पर वो लाए थे और लाओ। तो भगवान उसके बाद फिर भगवान ने वापस ब्रजवासियों को बहुत कुछ दिया, ये सब वापस लौटाया। तो ऐसा नहीं है कि हम आप ये सोचते हो कि अरे थाली तो हमने रखी, इसमें से भगवान ने ग्रहण किया, भगवान उसमें से भाव आपका ले लेते हैं, किस भाव से आपने बनाया है ना? तो वो भाव आपका ग्रहण करते हैं। इसीलिए हर कार्य को जो है फिर आप ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस जाइए, कमाइए, कोई बात नहीं है, मगर इसको भगवान की सेवा में लगाइए। आप जैसे आप जब भगवान के लिए प्रसाद बनाएँगे, फल, फूल, भाजी बनाने के लिए आपको पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे, तो खर्च उसी में कीजिए। उसके अलावा अगर कुछ धन बचता है, तो आप जैसे आप घर में रहते हैं, तो घर का रेंट रेंट देना पड़ता है, तो इस तरह आपका घर ही भगवान का मंदिर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी जो चीज़ें जो हैं, ये मतलब ये है कि इन पैसों का व्यर्थ नहीं उपयोग करना चाहिए कि हम लोग ने शराब खरीद लिया, तो क्योंकि ये सब मना है। ये सब अगर कीजिएगा तो फिर हमारे शास्त्र में इसके अनुरूप फिर लिखा भी हुआ है कि जिस तरह का आप कर्म करोगे उस तरह का फल होगा। ठीक है ना? तो इसलिए आप अपने इस 24 घंटे को ही इस तरह से ढाल सकते हैं और भगवान का नाम हमेशा लेते रहिए। भगवान का नाम आप सुबह उठ जाइए और भगवान नहा के भगवान का नाम अवश्य लीजिए। कलयुग में बहुत आसान है, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। अच्छा, ये जैसे आप हमारे साथ के जो हमारे सहपाठी हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप, सहपाठी लोगों के लिए? अभी अभी सभी का उम्र हो गया है, हम में से बहुत लोग शरीर भी छोड़ रहे हैं। जी, तो जी। अब फाइनल हम लोग का ये फाइनल डेज़ आ गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि कलयुग में भले ही 100 साल लिखा है, मगर हम में से बहुत कम लोग होंगे जो कि 100 का आंकड़ा टच करेंगे, है ना? बहुत अगर लकी हुए तो 80 तक पहुँचेंगे, नहीं तो ये अभी समय शुरू हो गया है, धीरे-धीरे सारे विकेटें गिरेंगी, है ना? तो तो अभी आपके पास बहुत कम समय है, इसीलिए अभी भी सुधरने का मौका है। जब हम जैसा पापी, जिसने घोर पाप किया, जब ये सुधर सकता है, ठीक है ना? तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं? भले ही उन्होंने कितना ही कुछ नहीं किया हो, लेकिन भगवान जो है अत्यंत दयालु हैं। अगर आप एक बार उनके साथ जाते हैं कि नहीं अब और नहीं करेंगे ये सब, ठीक है ना? ये चारों नियम पालन करेंगे और हम आपका नाम लेंगे, तो भगवान अभी भी आपके वो सारे पाप जो हैं जिसकी वजह से जो जो शरीर आपको मिलने वाला है, उस सबको नष्ट कर देंगे। हाँ? और आपको वापस मानव देह मिलेगा और आप या और अगर आप और ज़्यादा भगवान के प्रेम में तल्लीन हो गए, तो आप इसी जन्म में भगवान के धाम भी पहुँच सकते हैं। इस जन्म को छोड़ने के बाद आप भगवान के धाम भी जा सकते हैं। तो ये सब प्रभु जी, हमारे एक ऊपर है। एक प्रश्न और हमारे दिमाग में आ रहा, वो मैं बोलना चाहूँगा। कभी प्रभु से साक्षात्कार हुआ, प्रभु कृष्ण भगवान से, जिस
also. सही कह रही है अंग्रेजी बेचारी। रोनक भाई बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाइव में आने के लिए। सिस्टर को कोऑपरेट करो, बहुत अच्छी है सिस्टर। कर दिया रहमान जी। अंग्रेजी बहन का बहुत बहुत थैंक यू 500 कराने के लिए। hey, बहन आप हमेशा सपोर्ट करती हो मुझे, मैंने देखा है।
मकान मालिक रौनक भाई हो क्या अभी? रौनक ध्रुव भाई हो क्या अभी? हेलो। मैं बिल्ली हूँ और मैं पर्यावरण के बारे में बात करना चाहती हूँ। मित्रों, पर्यावरण हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, न कि इसका शोषण करना चाहिए। जैसे मैं अपने बिल्ली के बच्चों की रक्षा करती हूँ, वैसे ही हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और जल संचयन करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए आइए हम पर्यावरण की रक्षा के लिए एक साथ मिलकर काम करें। मैं बिल्ली हूँ और मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए तैयार हूँ। क्या आप भी तैयार हैं? मैंने अपनी बात कह दी है, अब आपकी बारी है।
एंड अभी मैं डॉक्टर आशीष तिवारी के साथ में हूँ। डॉक्टर आशीष तिवारी जिन्होंने IIT कानपुर MSc करी है केमिस्ट्री में, और इन्होंने उसके साथ में PhD भी करी है जर्मनी से। And now he is currently a entrepreneur and helping the inspiring student to prepare for JEE as well as the NEET medical students. So both the track he is taking care, and currently based at Pune, and also taking care of one of the facility at Nasik. So there are he is based at Maharashtra currently. And तो इनसे हम चर्चा करेंगे और इनके बारे में जानेंगे, स्टूडेंट्स का जो चैलेंजेस फेस करते हैं सारे आज के सिनेरियो में, जैसे कि प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और दोनों ट्रैक में, नीट और IIT दोनों ट्रैक में, JEE ट्रैक में। और इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन ट्रैक के अलावा हमें जो है और कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जो बंदे प्रिपरेशन करते हैं तो वो और क्या क्या एग्जाम्स दे सकते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम दोज नीट एंड IIT। So welcome Dr. Saab, and maybe you can introduce yourself also, and yeah, please go ahead. Thank you Bhaiya for inviting me to your channel. I am very happy to join you in this live chat. और जैसा आपने बताया वही सेम इंट्रोडक्शन है। मैंने IIT कानपुर से MSc इंटीग्रेटेड किया है केमिस्ट्री में, और फिर उसके बाद मैंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जर्मनी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PhD किया है। मेरा स्पेसिफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उसके बाद लगभग पिछले 10 साल से मैं ये एजुकेशन के फील्ड में एक्टिव हूँ। इंटरप्रेन्योरशिप भी, मतलब मैं अपनी खुद की कोचिंग भी चला रहा हूँ और साथ साथ में बच्चों को केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। जो लोग IIT JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं केमिस्ट्री की क्लासेस भी देता हूँ। और करेंटली मैं इसमें महाराष्ट्र में नासिक में बेस्ड हूँ और यहाँ पर मैं केमिस्ट्री की क्लासेस ले रहा हूँ। ओके, वेल, सो हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आपका थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दीजिए कि लाइक हाउ you get into IIT, like what is your background, like you started from your school days to the school days to college days and IIT, and then preparation part we'll go one by one, and then we'll go discuss the preparation for the aspirant students, right? So please go ahead, like in yeah. मेरी जो पूरी बेसिक एजुकेशन, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है क्लास 1 से लेकर के 12 तक, वो पूरी कानपुर में ही हुई है। क्लास 1 से लेकर के 5 तक मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई की है। जो RSS एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनमें मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो है क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक की एजुकेशन वहीं पर हुई। और उसके बाद फिर जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई है वो मैंने कानपुर में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय है, वहां पर मैंने अपनी क्लास 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई कंप्लीट की। प्रिपरेशन पार्ट मैंने एक्चुअली IIT JEE की प्रिपरेशन वही क्लास 12 में की है, और एक आध मतलब वही क्लास 12 और क्लास 12 के बाद 1 साल और प्रिपरेशन की है। उसके बाद वही कानपुर में ही मैंने प्रिपरेशन की है। कानपुर में ही जो कोचिंग्स वगैरह थी उनका मैंने हेल्प लिया, और उसके बाद फिर IIT कानपुर में मैंने 5 साल इंटीग्रेटेड मास्टर्स करके केमिस्ट्री की अपनी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट की। Okay. So yeah, that is good, like education as well as the IIT preparation. So current scenario mein, like what do you think, like when you were preparing for IIT and the current scenario, the competition gone high, like nowadays student this number of student increase as well as the competition also increase, right? Though IITs are increased, but yeah, as well as the like due to number of school and colleges are more and the students also more. So what do you think, like that time preparation and this time preparation, what is the difference, main difference? As you mentioned, actually, the number of seats in IITs have increased because actually the number of IITs itself has increased. हम लोगों के टाइम में मतलब टोटल जो है 7 IITs थे, उनमें ही IIT JEE के थ्रू एडमिशन होता था। अभी क्या है, हर स्टेट में लगभग हर स्टेट में एटलीस्ट एक IIT है, मतलब अराउंड आई थिंक 25-26 IITs ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो उस वजह से नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की भी संख्या अगर आप देखोगे तो उसमें भी काफी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जैसे पहले के टाइम पर लगभग आप मान के चलिए 1 से 1.5 लाख लोग IIT JEE की प्रिपरेशन करते थे।
अभी क्या हो गया उसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगभग, जैसे इस साल का अगर आप डेटा देखोगे तो अराउंड 14-15 लाख स्टूडेंट्स जेई मेंस में अपीयर हुए हैं, और उसके आगे जो क्वालिफाई हुए हैं वो फर्दर जेई एडवांस का एग्जाम देंगे। तो एट सच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं और नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी हैं। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रेशियो जो है वो लगभग मेंटेन्ड है, जैसा रेशियो पहले था वही सेम रेशियो अभी भी। अब लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न है वो काफी चेंज हो गया है। पहले के टाइम में 90s में 2000s में भी ऑलमोस्ट 2005-6 तक जो एग्जाम था, जो आईआईटी जेई का एंट्रेंस एग्जाम था, जिसको पहले जेई मेंस बोलते थे, अब जेई एडवांस बोलते हैं उसी एग्जाम को, तो उसका पैटर्न जो है वो काफी चेंज हो चुका है। पहले का एग्जाम पूरा सब्जेक्टिव होता था, उसमें आपको क्वेश्चंस सॉल्व करके उसके प्रॉपर मेथोडोलॉजी लिख करके उसको सॉल्व करना होता था। अभी क्या हो गया, पूरा एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव है। डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन सभी का नेचर जो है वो ऑब्जेक्टिव ही है। मींस अब क्या है, जो फाइनल आंसर निकालना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड एज सच देखा जाए तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर एवरीथिंग इज फाइन। तो इस और लेकिन ये भी है कि अगर आपने मेथड सही भी लगाया, आंसर सपोज आपका कुछ भी मिस्टेक हुई, आंसर गलत हो गया, तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो वहां पर मेथड मैटर करता था, और इनफैक्ट उसका एक एडवांटेज ये था कि अगर सपोज आपका आंसर गलत भी है तो भी मेथड के ऊपर बेस्ड आपको कुछ मार्क्स मिल जाते थे। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच अब जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा मैटर करने लगी, चाहे आईआईटी जेई का तो एग्जाम हो, डॉक्टर साहब ये चाहे दोनों के लिए लागू है, लाइक नीट और आईआईटी दोनों के लिए लागू है क्या? ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच दोनों में ही इस तरह के है? दोनों में। नीट में भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होता है, सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पर हर एक सब्जेक्ट में 45, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस होते हैं, सभी के सभी सिंगल करेक्ट वहां पर। इनफैक्ट नीट में तो एक तरीके से देखा जाए तो काफी फिक्स मामला है, क्योंकि वहां पर सारे क्वेश्चंस सिंगल करेक्ट ही होते हैं, 45 क्वेश्चंस। जे और जेई का जैसे मैंने आपको बताया कि जेई एडवांस का जो एग्जाम है, जो आईआईटी में एंट्रेंस के लिए, वो भी ऑब्जेक्टिव ही है। उसमें डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बट अल्टीमेटली दे ऑल आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो दोनों का अच्छा पैटर्न जो डॉक्टर आशीष ऑब्जेक्टिव। ये बताइए, डॉक्टर आशीष ये सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, लाइक मैं ये जानना चाहता था, पहले भी ना 3 तरह के एस्पिरेंट होते थे, जो एक तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हुआ करते थे, और एक मीडियोकर हुआ करते थे, और एक मतलब एवरेज, बिलो एवरेज साइड, राइट? सो ऑल 3 काइंड ऑफ ऑल एवरीबody wanted to get into the IIT, and these days also same thing. So like what do you suggest for all these kind of aspirants in NEET and as well as IIT? How do they prepare? That is question number 1. The second question is when they should start preparation, like after 6th class, after 9th class, or after the 10th, 11th, 12th, right? What should be the preparation strategy? तो दोनों क्वेश्चंस का अलग अलग मैं आंसर देता हूं। जैसे कि आपने बोला, पहला क्वेश्चन आप बोल रहे हो कि जो अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपरेशन में क्या ध्यान देना चाहिए और उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो देखिए, अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो सबसे पहले तो क्या, जो भी स्टूडेंट है वो जो प्रिपरेशन करने जा रहा है जेई की या फिर नीट की, उसको अपना लेवल अपने आप खुद से एक बार आप अपने आप को जज करके देखना चाहिए कि आप किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हो। और इनफैक्ट इन सब में आजकल काउंसलिंग सर्विस भी, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें काउंसलिंग सर्विस भी होती है, और हर एक इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है। उसके बेसिस पर आप अपना जो पोटेंशियल है उसको चेक कर सकते हैं कि आप। सेकेंडली, अब आपने एक बार जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, फिर आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है कि आप किस लेवल पर हो। आपको अपना 100% एफर्ट देना है, चाहे आप मीडियोकर लेवल पे हो, चाहे बिलो एवरेज लेवल पर हो, या फिर आप बहुत जीनियस लेवल पे भी हो, मतलब अगर बहुत अच्छे भी आप स्टूडेंट हो। हर एक केस में आपको अपना 100% एफर्ट तो देना ही है। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज जो स्टूडेंट्स जिनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है जो आईआईटी जेई क्रैक कर सके, या इनफैक्ट एनआईटी वगैरह का भी एग्जाम क्रैक कर सके, तो देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 8-10 साल का, उसमें मैंने ये देखा है कि जो भी ये 2 साल ऑनेस्टली मेहनत करता है, हो सकता है कि वो आईआईटी जेई में, मतलब सॉरी आईआईटीज में या एनआईटीज में ना पहुंच पाए, किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए। लेकिन अगर आपने 2 साल सिंसियरली प्रिपरेशन की या ऑनेस्टली मेहनत की है, तो उसका एडवांटेज आपको जरूर आगे ना